हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो सैम्पल पेपर करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। टोटल 39 क्वेश्चंस हैं जो कि 5 सेक्शंस में डिवाइड किए जाएंगे, सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई में। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं गिवन है, इंटरनल चॉइसेस गिवन होंगी। ठीक है, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे और सभी एक एक मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट वाले, और 2 मार्क्स के होंगे और 30 to 50 वर्ड्स में इन्हें आंसर करना है। ठीक है, सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर वाले, 3 मार्क्स के होंगे सारे, और इनका आंसर 50 to 80 वर्ड्स में करना है। ठीक है, सेक्शन डी में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि 5-5 मार्क्स के हैं और 80 to 120 वर्ड्स में इनका आंसर करना है। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चंस हैं केस स्टडी बेस्ड और 4-4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इनमें भी इंटरनल चॉइसेस गिवन होंगी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए क्वेश्चन 1 है, सेलेक्ट द स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जीन्स। ठीक है, इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से जीन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, ये सही है। अ जीन्स डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन, गलत है। इन इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पेशीज़ अ स्पेसिफिक जीन इज़ लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, ये भी सही है। ईच क्रोमोसोम हैज़ ओनली वन जीन, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 3 सही है, तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन 1 एंड 3 किस में है। ऑप्शन 1 एंड 3 सी वाले में। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये सी ऊपर हो गया, अभी नीचे लिखा हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन ये वाला सही है, 1 और 2 वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एमीटर हैज़ 20 डिवीजन। एक एमीटर है जिसमें 20 डिवीजन है, जिसमें 0 से 2 तक का मार्क लगा हुआ है। मतलब इस तरीके से है, ये 0 है, ये 2 है, और इसके बीच में टोटल 20 डिवीजन्स है। द लीस्ट काउंट ऑफ द एमीटर। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि मिनिमम कितना मेज़र कर सकता है, या फिर हम ये सिंपली कह सकते हैं कि एक डिवीज़न का रीडिंग कितना है, या एक डिवीज़न कितना मेज़र कर सकता है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। जब 20 डिवीजन्स के लिए 2 तक है, 0 से 2 तक है, तो 1 के लिए कितना जाएगा, 2/20, मतलब 1/10। 1/10 का मतलब 0.1। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। अच्छा, यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है सी और बी में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला है। डायनामो, देखो डायनामो क्या है, किस चीज़ पे, उस पर वर्क करता है डायनामो। और दूसरा है एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग पावर कैन बी एक्सपीरियंस। अच्छा, ये तो मैग्नेटिज्म है। डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तो जनरेटर है। एंड्री मैरी एम्पियर, ये करंट के लिए। और डायनामो क्या है, वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल। तो इसके हिसाब से ऑप्शन देख लेते हैं। ए का 1 है, बी का 3 है, सी का 2 है, और डी का 4 है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं कौन से हैं। ठीक है, ए का 1 था, और बी का 3, सी का 2 और डी का 4। तो ये वाला ऑप्शन, मतलब ऑप्शन सी। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है शायद, बी और सी ऊपर नीचे हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वर एडेड टू अ राइस वाटर, द सोल्यूशन टर्न्स ब्लू। ठीक है, क्यों ब्लू टर्न करता है, ड्यू टू स्टार्च। देखो स्टार्च में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है अमाइलोज, क्या होता है, अमाइलोज, और अमाइलो अमाइलो पैक्टिन। ठीक है, ठीक है, जैसे आयोडीन अमाइलोज के साथ मिक्स होता है तो ये ब्लू कलर का आ जाता है। ठीक है, तो स्टार्च में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम आयोडीन मिक्स करेंगे तो एक ब्लू कलर आएगा। ठीक है, तो आंसर है क्या इसका,
स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या है, विच मेटल इज़ फाउंड इन प्लांट्स, प्लांट्स में कौन सा मेटल पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है मैग्नीशियम, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू, अच्छा पूरा क्वेश्चन नहीं है, टू वाटर, ठीक है। वाटर में अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, एक तो आयनाइजेशन होगा और दूसरा डाइल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन 1 एंड 3, 1 एंड 3 किस में गिवन है, ऑप्शन ए में, ठीक है। तो आयनाइजेशन होता है और डाइल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड का करेक्ट स्ट्रक्चर। तो ब्यूटानोइक में देखना, एक तो 4 कार्बन होने चाहिए और COOH ग्रुप लगा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 4 कार्बन तो वैसे सभी में, ठीक है। तो 1 2 3 4 और COOH ये, ठीक है। बाकियों को भी चेक कर लेते हैं, ये नहीं है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड लगा तो ये तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन द फिगर पार्ट ABC आर सिक्वेंशियली, फिगर ए में ये फिगर जो गिवन है इसमें A B और C किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A B और C किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो A तो हो गया आपका प्लूम्यूल, ठीक है, और बी हो गया आपका, बी कॉटिलिडन होता है, ये कॉटिलिडन होता है, और जो सी है ये हो जाता है रेडिकल, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, प्लूम्यूल, कॉटिलिडन और रेडिकल, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन है, टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ अ डाइकॉट सीड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिक्वायर्ड अ डाइकॉट सीड, सेलेक्ट द डाइकॉट सीड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप, ठीक है। तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो हमें पड़ेगी ज़रूरत ग्राम की, एक ग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, एक पी की और एक ग्राउंडनट, तो ऑप्शन ग्राउंड पी ग्राउंडनट, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन कंसनट्रेटेड एसिड इज एडेड टू H2O, ठीक है। जब कंसनट्रेटेड एसिड को H2O के साथ मिलाएंगे तो क्या होता है, देखो ध्यान रखना, जब कभी भी एसिड को H2O के साथ मतलब वाटर के साथ मिलाएंगे तो लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। और जब लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है तो ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, तो आंसर ए है इसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द डायमीटर ऑफ द वायर इज़ डबल, जब डायमीटर को डबल कर दिया जाए, इट्स रेजिस्टेंस बिकम, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई R स्क्वायर, ठीक है। या फिर अगर डायमीटर के टर्म्स में कहें तो 4/πD स्क्वायर, ठीक है, अगर डायमीटर के टर्म्स में कहें। तो अगर हमने इसको डबल कर दिया, ठीक है, अगर डी की वैल्यू को अगर हम डबल कर देते हैं तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी 1/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन, तो उसको कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट नाइदर विद कोल्ड वाटर, ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना ही हॉट वाटर के साथ, बट रिएक्ट विद स्टीम, ठीक है। तो देखो मैग्नीशियम नहीं, ठीक है, कैल्शियम भी नहीं, सोडियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आंसर है हमारा Fe आयरन। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेस्पायर थ्रू द लंग्स, इनमें से कौन वो है जो लंग्स के थ्रू रेस्पायर नहीं करता, ठीक है। तो आंसर है इसका टॉडपोल, टैडपोल है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15,
फाइंडिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस फाइंड करना है उसे स्टूडेंट को। कीपिंग अ लाइटेड कैंडल, एक कैंडल रखी हुई है, ठीक है, ये कैंडल है, ठीक है। ऑन वन एंड ऑफ द लेबोरेटरी टेबल अ स्क्रीन ऑन द अदर एंड एंड अ लेंस बिटवीन दैम, ठीक है। द पोजिशन ऑफ 3 आर एडजस्टेड टू गिव अ शार्प इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो इन तीनों का जो एडजस्टमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि जो ये कैंडल फ्लेम है इसकी शार्प इमेज बन जाए इस स्क्रीन पे, ठीक है। इफ़ नाउ द कैंडल फ्लेम वर टू बी रिप्लेस्ड बाय अ डिस्टेंट लैम्प, ठीक है, लैम्प, इस कैंडल की जगह एक लैम्प लगाना है, ठीक है। और जो लैम्प है वो डिस्टेंट लैम्प है, काफ़ी दूर रखा हुआ है। द स्टूडेंट शुड बी एबल टू गेट द शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंट लैम्प ऑन द स्क्रीन बाई मूविंग, ठीक है। कह रहे हैं कि जो दूर पे, काफ़ी दूर पे जो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या फिर जो लैम्प रखा हुआ है इसकी शार्प इमेज बनेगी, कैसे बनेगी, इनमें से किस चीज़ को हम मूव करें। अब देखो क्या है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है उसकी इमेज इधर बन रही है, इसका मतलब फोकल लेंथ कहाँ पड़ेगा, इस साइड में कहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। ये इससे थोड़ा दूर बन रहा होगा, फोकल लेंथ से आगे कहीं बन रहा होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट या फिर जो लैम्प है अगर वो बहुत दूर पे रखा हुआ है, मतलब काफ़ी दूर रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी पे मान लेते हैं, तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो उसकी इमेज बनती फोकस पे, ठीक है। अब फोकस यहाँ पे है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंस को या तो इस तरफ मूव करवाना पड़ेगा स्क्रीन की तरफ, या फिर स्क्रीन को लेंस की तरफ मूव करवाना पड़ेगा। अब इसके हिसाब से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। द स्क्रीन इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंस एंड द लेंस अवे फ्रॉम द स्क्रीन, नहीं, ये तो ऑप्शन गलत है। नाइदर द स्क्रीन नॉर द लेंस, गलत है। द स्क्रीन इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंस और द लेंस इन द, एक मिनट, ये ऑप्शन, द लेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्क्रीन, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं, हैंगिंग फ्रीली आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, सीरीज में लगे हुए हैं दोनों के दोनों, टू अ बैटरी, मतलब एक बैटरी है, बैटरी के साथ लगे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। देन दे कम क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के पास में आते हैं, ठीक। अच्छा, वायर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर अभी तो जब साथ में लगे हुए थे तो सेम डायरेक्शन में थे तो पास पास आ रहे थे, और जब करंट इनमें अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो दूर दूर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो रीज़न है इसका, करंट, वायर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर, ठीक है। अब देखते हैं क्या, देखो ये ऑप्शन, ये जो असर्शन है ये तो करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, लेकिन ये रीज़न असर्शन के लिए क्या है, करेक्ट नहीं है, मतलब ये जो उसको है ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इज, ठीक है। तो इसका क्या है, पहले होता है टेस्टिस, फिर वहाँ से जाता है वो वेस्ट डिफर्म में, और उसके बाद आ जाता है यूरेथ्रा में। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन भी, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन 18 है, बेकिंग सोडा क्रिएट्स एसिडिटी इन द स्टमक। अच्छा, एसर्शन कह रहा है क्या बेकिंग सोडा एसिडिटी क्रिएट करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, बेकिंग सोडा इज एल्कलाइन, तो देखो एल्कलाइन तो होता है लेकिन ये एसिडिटी क्रिएट नहीं करता, ठीक है। तो इसके हिसाब से कौन सा, मतलब ए तो फॉल्स है, बी ट्रू है, तो ए फॉल्स, बी ट्रू, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, गार्डन इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, गार्डन क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर मैनिपुलेटेड बाय ह्यूमंस, ठीक है। तो कह रहा है कि गार्डन एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है
ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो होता है जो जिसको मैन बनाता है। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर मैनिपुलेटेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, तो ये भी सही है और इसको इसके लिए करेक्ट रीज़न भी है ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एंथ्रोजॉइड्स ऑफ फोनारिया शो कीमोट्रोपिक मूवमेंट, दिस इज पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों सही हैं और ये इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, इन व्हाट वे इज द नर्व कंट्रोल इज मल्टीसेलुलर एनिमल सुपीरियर टू केमिकल कंट्रोल। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो नर्व कंट्रोल है वो ज़्यादा फास्टर होता है, मतलब ये किस वे में सुपीरियर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो नर्व कंट्रोल होता है वो फास्टर होता है। कैसा होता है? फास्टर। केमिकल कंट्रोल के कंपैरिजन में जो नर्व का वो है वो फास्टर होता है। अच्छा, इसको कुछ ऐसा समझ लेते हैं। केमिकल मीन्स अगर बॉडी के किसी पार्ट में अगर आप केमिकल इंजेक्ट करते हो, ठीक है, दूसरे पार्ट तक पहुंचने में थोड़ा सा उसे टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी के किसी पार्ट पे कुछ होता है तो उसका डायरेक्ट सिग्नल पहुंच जाता है कहाँ तक? ब्रेन तक। ठीक है ना, तो ये जो है नर्व कंट्रोल वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है किसके कंपैरिजन में? केमिकल कंट्रोल के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, जो डायमंड होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसा क्यों? ठीक है, तो उसका रीज़न कुछ ऐसा है, डायमंड में जो कार्बन के चारों बॉन्ड्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं। किस चीज़ में? मतलब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं जो चारों के चारों बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर चारों के चारों बॉन्ड्स कोवलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट में 3 तो इन्वॉल्व होते हैं लेकिन एक फ्री रहता है। क्या रहता है? एक फ्री रहता है कंडक्शन के लिए। इस वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक इंटरनल चॉइस गिवन है, लिस्ट 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड मे बी डिफ्रेंशिएटेड एंड एक्सप्लेन हाउ। ठीक है, कि आपको इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इथेनॉल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। किसके साथ? कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि इथेनोइक एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, तो इथेनॉल तो रिएक्ट नहीं करता लेकिन इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी है कि इथेनॉल ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाता, लेकिन इथेनोइक एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, तो 2 ही पूछी गई थी तो दोनों हो गई हैं। नेक्स्ट है, राइट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन के हार्मफुल इफेक्ट्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो ओजोन का डिप्लीशन किस प्रकार से हार्मफुल होता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है या ओजोन का जो डिप्लीशन है, देखो तो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो यूवी रेज अर्थ के अंदर एंटर करेंगी। ठीक है, अर्थ के अंदर एंटर करेंगी तो जिससे क्या हो जाता है, अगर ह्यूमन के कांटेक्ट में आएगी तो चांसेस ऑफ स्किन कैंसर बढ़ जाता है। स्किन कैंसर बढ़ जाता है। ठीक है, अगर
ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो यूवी रेज अर्थ में एंटर करेगी और अर्थ में एंटर करने की वजह से स्किन कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आई, अगर आप आई के कांटेक्ट में आ गया तो आई भी डैमेज हो सकती है। ठीक है, आई डैमेज हो सकती है। ठीक है, और इम्यून सिस्टम को भी डैमेज करता है ये। क्या करता है ये? इम्यून सिस्टम को भी डैमेज करता है। ठीक है, प्लस ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी होता है। अगर यूवी रेज अर्थ में आएंगी तो वो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देंगी। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखने हैं इसमें आंसर्स हमने। ठीक है, तो इनमें से कोई से भी पॉइंट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इन द फॉलोइंग फूड चेन 5 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू मैन, हाउ मच एनर्जी वॉज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर लेवल। ठीक है, तो कह रहा है कि जो मैन है इस पे 5 जूल की एनर्जी अवेलेबल है, तो प्रोड्यूसर लेवल मीन्स प्लांट पे कितनी एनर्जी अवेलेबल रही होगी या भी होगी। ठीक है, तो इसका डायग्राम भी शायद गिवन है, ये है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि ये जो प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, या फिर जो भी प्लांट्स हैं, ठीक है, इनका 10% पहुंचता है किस तक? जो ये शीप होगी, इसका 10% पहुंचेगा किस तक? मैन तक। और मैन के पास है 5 जूल की एनर्जी अवेलेबल है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो 10% है तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिलेगा कितना? 50 जूल। तो इस वाले लेवल पे कितना है? 50 जूल। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 500 जूल। मतलब जो प्रोड्यूसर लेवल था, प्रोड्यूसर लेवल पे पूछा गया था एनर्जी कितना था, तो अवेलेबल एनर्जी कितना था? 500 जूल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी का ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी का ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करते हैं या फिर खुद रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी C2H5OH, ठीक है, O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4, और ये जो इथेनॉल था वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है CH3COOH प्लस H2O। तो ये KMnO4 यहाँ पे क्या है? KMnO4 यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिनका खुद का तो जो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, देखते हैं क्या रहा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है, 2 फ्रेंड्स कपिल एंड रोहित वर स्टडिंग इन द सेम क्लास। 2 फ्रेंड हैं, कपिल और रोहित सेम क्लास में पढ़ रहे हैं। वन डे रोहित ऑब्जर्व दैट कपिल वॉज हैविंग पेन इन द गम्स ड्यूरिंग द लंच टाइम। ठीक है, लंच टाइम पे रोहित ऑब्जर्व करता है कि कपिल के गम्स में पेन हो रहा है। रोहित कपिल को बोलता है दैट हिज फादर वॉज अ डेंटिस्ट, उसके फादर क्या हैं? डेंटिस्ट हैं। एंड आस्क्ड हिम टू विजिट हिज फादर्स क्लिनिक। रोहित्स फादर एग्जामिन्ड कपिल विद द हेल्प ऑफ अ मिरर। ठीक है, रोहित के फादर कपिल को एग्जामिन करते हैं और एडवाइस करते हैं कि बहुत ज़्यादा चॉकलेट और सॉफ्ट ड्रिंक मत खाना। कपिल उन्हीं एडवाइस को फॉलो करता है और जल्दी ही वो रिकवर हो जाता है। आफ्टर दैट ही स्टार्ट्स टेकिंग केयर ऑफ हिज माउथ, ठीक है, एंड वॉशेस हिज माउथ प्रॉपरली आफ्टर एवरी मील, एंड ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग कैल्शियम रिच डाइट। ठीक है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या क्या पूछा गया? आइडेंटिफाई द मिरर। ठीक है, तो कौन सा मिरर यूज़ किया? तो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं भाई कॉनकेव मिरर। ठीक है, नेम द फिनोमिना ऑफ द लाइट बाय विच डॉक्टर इज एबल टू एग्जामिन। ठीक है, तो मिरर यूज़ हो रहा है और मिरर किस प्रिंसिपल पे, किस फिनोमिना पे काम करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। किस पे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। व्हाट वैल्यूज आर शोन बाय डॉक्टर, हिज सन एंड द कपिल। ठीक है, तो क्या कौन कौन सी वैल्यूज शो करी? तो डॉक्टर तो क्या है?
डॉक्टर ने गुड एडवाइस दी, ठीक है। उसका जो सन है वो हेल्पिंग नेचर है, उसका हेल्पिंग नेचर है सन का। और कपिल, कपिल एक ओबीडियंट बॉय है। कैसे? क्योंकि उसने उसकी पूरी बातें मानी, डॉक्टर ने जो भी एडवाइस दिया सारी बातें मानी उसने, इस वजह से वो एक ओबीडियंट बॉय है, ठीक है। चलिए इसका और पार्ट में है, इंटरनल चॉइस गिवन है, जैसे 26 को दो पार्ट में बांटा हुआ है, एक तो हमने कर लिया, अब देख लेते हैं तो चॉइस वाला भी कर लेते हैं हम, ठीक है। ऑन द वे फ्रॉम कानपुर टू दिल्ली देर वर 4 फ्रेंड्स। कानपुर से दिल्ली जा रहे थे 4 फ्रेंड्स। सुनील वॉज ड्राइविंग द कार एंड सॉ फ्रॉम हिज साइड मिरर दैट द कार विच वॉज बिहाइंड देयर कार हैड मेट एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो जो 4 फ्रेंड्स जा रहे थे उनके पीछे जो कार थी वो एक एक्सीडेंट से उनका एक्सीडेंट हो गया। ही सडनली अप्लाइड द ब्रेक इवन आफ्टर हिज फ्रेंड्स आस्क्ड हिम टू लीव द सिचुएशन, ठीक है। उसके फ्रेंड कह रहे हैं कि चलो चल लेते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं इनको, बट सुनील डिड नॉट एग्री। सुनील ने उनकी हेल्प करी, ठीक है, जो भी इंजर्ड पर्सन थी उनकी हेल्प करी। ऑल ऑफ देम टुक द इंजर्ड पर्सन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल लेके गए। आफ्टर टेकिंग फर्स्ट एड मिलने के बाद जो विक्टिम है उसने उन लोगों को थैंक्स कहा, ठीक है। अब कह रहा है नेम द टाइप ऑफ द मिरर विच सुनील सॉ द एक्सीडेंट। किस टाइप का मिरर है? तो ध्यान रखना कार में, गाड़ी में यूज़ होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। वाई दिस मिरर इज़ यूज, क्यों यूज़ किया है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है किस चीज़ के लिए? वाइडर एरिया को, मतलब अगर आप कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करोगे तो मिरर में ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम द सुनील्स कैरेक्टर? सुनील के कैरेक्टर से क्या सीखने को मिलता है? सुनील के कैरेक्टर से सीखने को मिलता है कि हमें भी सबकी हेल्प करनी चाहिए। उसका नेचर कैसा था? हेल्पिंग नेचर था, ठीक है। तो हेल्पिंग नेचर था तभी उसने उनकी हेल्प करी, ठीक है। चलिए सी सेक्शन है, अब सेक्शन सी है। सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन है, सुधा फाइंड्स आउट that the sharp image of a window pan of her science laboratory is formed at a distance of 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। लेंस से कितने दूरी पे बन रही है शार्प इमेज? 15 सेंटीमीटर। शी नाउ ट्राइज टू फोकस द बिल्डिंग विजिबल of her outside the window instead of the window pan without disturbing the lens. In which direction will she move the screen to obtain the sharp image of the building? What is the approximate focal length of the lens? ठीक है, तो सुधा ने एक शार्प इमेज देखी, वो की भी कितने डिस्टेंस पे? 15 सेंटीमीटर पे, एक विंडो पैन की, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये लेंस है, ठीक है। विंडो पैन इधर कहीं था, इसकी जो इमेज बनी है वो 15 सेंटीमीटर पे बनी हुई है, ठीक है। अब उसने पूरा इस एपरेटस को बिना डिस्टर्ब किए हुए एक बिल्डिंग की, ये लिखा हुआ ना, एक बिल्डिंग की इमेज बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि काफ़ी दूरी पे रखी हुई इमेज। अब पूछ रहे हैं कि इन विच डायरेक्शन विल शी मूव, ठीक है, किस डायरेक्शन में मूव करेगी। मान लेते हैं कि पहले जो ये विंडो पैन था ये इन्फिनिटी और F2 के बीच में था। कहाँ पे था? इन्फिनिटी और F2 के बीच में, ठीक है। अगर इन्फिनिटी और F2 के बीच में था अगर ये विंडो पैन, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? इसकी इमेज बनेगी फोकस और 2F के बीच में बनेगी। किसके बीच में बनेगी? हमने ये माना है कि जो ये विंडो पैन है ये बियॉन्ड इन्फिनिटी है, मतलब ये जो आपका F2 होता है और इन्फिनिटी, सॉरी बियॉन्ड इन्फिनिटी नहीं, बियॉन्ड F2 और इन्फिनिटी के बीच में। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पहले और ये 2F के बाद में रखो तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है? फोकस और 2F के बीच में बनती है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं बन रही होती है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अब इसकी जगह पे अगर हम बिल्डिंग को देखते हैं, बिल्डिंग को यूज़ करते हैं उसके एज एन ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
तो ध्यान रखना, अगर ये जो बिल्डिंग है बहुत दूरी पे रखी हुई है तो ये बन जाएगा आपका इन्फिनिटी वाला केस। इन्फिनिटी वाले केस में क्या होगा, इन्फिनिटी वाले केस में जो इमेज बनती है वो बनती है कहाँ पे, फोकस पे बनती है। ठीक है, अब हमने माना है कि फोकस इस जगह पे, इस पॉइंट पे है फोकस, तो इस पे फोकस इमेज यहाँ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस लेंस को थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ मूव करना पड़ेगा। किस तरफ मूव करना पड़ेगा, स्क्रीन की तरफ मूव करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरफ मूव करेंगे मतलब इतने डिस्टेंस पे मूव करें कि ये थोड़ा सा फोकस के पास में आ जाए। अच्छा, अब जो पूछा गया है कि इसका अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ कितना होगा, तो इसका अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ 15 से कम होगा। अब 15 से कम मान लेते हैं 10। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ 15 से कम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ स्टूडेंट एड्स वाटर टू अ सब्सटेंस एक्स। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसने एक्स में वाटर को ऐड किया। ही फील्स दैट द बीकर टर्निंग हॉट एंड हिसिंग साउंड इज प्रोड्यूस। ठीक है, उसने ये देखा कि जो बीकर है वो एक तो गर्म हो गया और हिसिंग साउंड आ रही। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ। राइट द केमिकल इक्वेशन एंड स्टेट द टाइप ऑफ द रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन का टाइप हमें बताना है। ठीक है, तो देखो क्या, अगर हिसिंग साउंड आ रहा है और हॉट हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका एक्स होगा वो क्या होगा, CaO, क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हीट प्रोड्यूस होती है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि अगर आप एक्स को मिक्स कर रहे हो वाटर के साथ तो जो उसका बीकर है वो हीटअप हो जा रहा। तो हीटअप क्यों हो रहा भाई, क्योंकि हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ ही साथ में हीट प्रोड्यूस हुआ। केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए क्या रहा, हमने केमिकल इक्वेशन भी लिख दी। किस टाइप की रिएक्शन है, तो देखो हमारे पास दो रिएक्टेंट से, इन दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन होती है, ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है, फॉर अ क्लास द फिजिक्स टीचर टोल्ड हर स्टूडेंट्स दैट आवर आइज कैन लिव इवन आफ्टर आवर डेथ। ठीक है, तो वो कहती है टीचर कि हमारी आइज रह सकती हैं इवन आफ्टर हमारी डेथ, हमारे डेथ के बाद भी। शी टोल्ड देम दैट बाय डोनेटिंग आवर आइज टू आइज आफ्टर वी डाई, वन पेयर ऑफ आवर आइज कैन गिव विजन टू कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल। मतलब हमारी आइज़ किसी ऐसे ब्लाइंड पीपल के दी जा सकती हैं। ठीक है, आई डोनर में बिलोंग, ठीक है, जो आई डोनर है वो किसी डिफरेंट सेक्स को भी बिलोंग कर सकता है, किसी दूसरी डिफरेंट एज का भी हो सकता है। पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा और किसी दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हो उन्हें, तो वो भी डोनेट कर सकते हैं। आई बैंक्स हैव बीन इस्टेब्लिश्ड फॉर दिस पर्पज़, आई बैंक्स बनाए गए वे यू कैन प्लेज टू डोनेट योर आइज आफ्टर योर डेथ। ठीक है, तो जहाँ पे हम जाके क्या कर सकते हैं, अपना आई डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, इस पैसेज को रीड करना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आंसर करना है। इज़ इट पॉसिबल दैट द पीपल यूजिंग स्पेक्टिकल्स और दोज हु हैव बीन ऑपरेटेड फॉर कैटरैक्ट डोनेट देयर आइज। हाँ जी, कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वाई इज़ द प्लेज नेसेसरी है। ठीक है, क्यों ये प्लेज ज़रूरी है। ठीक है, ये प्लेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम अपनी आइज़ किसी दूसरे को डोनेट कर रहे हैं तो कोई दूसरा ऐसा इंसान जिसने ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड देखा नहीं है वो भी देख सकता है। ठीक है, और ये जो प्लेज होती है मतलब ये प्रॉपरली साइन किया जाता है। ठीक है, उससे हम साइन करेंगे या फिर जो भी डोनर होगा वो साइन करेगा, उसके जो भी डियर वंस होंगे, जो भी उसके चाहने वाले होंगे, बहुत क्लोज रिलेटिव होंगे, जो भी उनके सामने साइन किया जाएगा। ये कि अगर हम कल को अगर मर जाते हैं
तो हमारी आंखें किसी दूसरे को दी जा सके। ठीक है। डू यू इंटेंड टू मेक सच अ प्लेज, क्या आप करना चाहेंगे? जी बिल्कुल करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि अगर हम रहें ना रहें लेकिन हमारी आइज़ ये दुनिया को देखती रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक है, ये रिएक्शन आइडेंटिफाई करनी है एंड राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। कह रहा है जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। ठीक है, तो जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ रिएक्ट करके बना देता है जिंक नाइट्रेट और साथ में सिल्वर। ठीक है, इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग तो वैसे आप कर सकते हैं। एक 2 हम यहाँ लगा देते हैं और एक 2 यहाँ लगा लेते हैं। इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? लेड नाइट्रेट के साथ। लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है? KNO3 और लेड आयोडाइड। ठीक है, अभी इस रिएक्शन को भी बैलेंस करना है तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एक 2 हम यहाँ लिख देते हैं और एक 2। ठीक है, वैसे बैलेंसिंग आप लोगों को आती है, आप ये बैलेंसिंग वाले पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, मैरिड टू अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, वो किसके साथ मैरी करता है, शादी करता है ऐसे पर्सन के साथ जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। देयर डॉटर हैज़ ब्लड ग्रुप ओ। उनकी जो डॉटर है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। इज दिस इंफॉर्मेशन एनफ टू टेल यू विच ऑफ द ग्रुप trait A और O is dominant, why and why not? ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि जो डॉटर है उसका A ब्लड ग्रुप भी हो सकता है और O भी हो सकता है। 50% चांसेस हैं कि A हो जाए और 50% चांसेस है O हो जाए। ठीक है, अच्छा इस चीज़ में ये कंफर्म नहीं कर रखा है, इस क्वेश्चन में डेटा थोड़ा सा सफिशिएंट नहीं दे रखा है कि होमोजाइगस है कि नहीं है। ठीक है, अगर होमोजाइगस हो जाता है तो जो डॉटर है उसका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है 100%। ठीक है, ओके नेक्स्ट है इसका और करके दिया हुआ है पार्ट। इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पिंक कलर्ड फ्लावर आर डोमिनेंट ओवर वाइट। ठीक है, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस ब्रीड किया गया है जिसमें पिंक कलर फ्लावर आर डोमिनेंट ओवर वाइट कलर फ्लावर। इफ द पेरेंट plant belong to a pure breeding dominant trait and pure breeding recessive dominant, what will be the type of phenotype or morphological feature of F1 generation? If F1 plant are self fertilized, what would be phenotypic ratio and how many dominant and recessive trait will be produced in the प्रोजेनी? एक्सप्लेन विद एन इलिस्ट्रेशन, मतलब एक एग्जाम्पल देके इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं डोमिनेंट ट्रेट जो है वो PP और रिसेसिव ट्रेट जो है वो है स्मॉल p। ठीक है, जब इसको क्रॉस हाइब्रिड किया जाएगा तो जो F1 में बनेगा, F1 में क्या बनेगा? वो होगा ठीक है, ये F1 में हो गया। ठीक है, F2
F2 में जब बोल रहा है तो F2 में क्या आ जाएगा, F2 जनरेशन में जब सेल्फ फर्टिलाइज्ड होंगे तब क्या होगा, ये होगा ठीक है। और जो F2 जनरेशन में मिलेगा क्या, मिलेगा PP, दूसरा मिलेगा P स्मॉल p, तीसरा मिलेगा P स्मॉल p, और जो लास्ट मिलेगा वो स्मॉल p स्मॉल p। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि कितने रेशियो पूछा हुआ है। तो देखो इसमें ये 3 तो हो गए पिंक, और ये एक हो जाएगा वाइट। ठीक है, पिंक और वाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अ कैमरा इन मैनी वेज इज सिमिलर टू अ ह्यूमन आई, स्टिल देयर आर सम बेसिक डिफरेंस इन इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, बिटवीन द टू एक्सप्लेन। ऐसा क्यों, कह रहा है कि जो कैमरा है वो लगभग सिमिलर है किसमें, ह्यूमन आई में, लेकिन उसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है इमेज फॉर्मेशन में। ठीक है, ऐसा क्यों। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, देखो जो कैमरा होता है इसमें हम लेंस को, यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसकी पोजीशन चेंज करनी होगी, इसकी पोजीशन चेंज करनी होगी, और इसकी पोजीशन भी चेंज करनी होगी, मतलब इनकी पोजीशन फिक्स नहीं रहती है। लेकिन जो आई होता है ह्यूमन आई, उसमें आई लेंस का पोजीशन फिक्स रहता है। ठीक है, अच्छा अगर इसमें हमें लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो भी वेरी करना पड़ता है, लेकिन ह्यूमन आई में फोकल लेंथ वेरी कैसे होता है, सेलेरी मसल्स के थ्रू वेरी हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वो परमानेंट इमेज बनती है। लेकिन जो ह्यूमन आई होती है इसमें जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है, और वो टेम्परेरी होती है कुछ टाइम के लिए, और जो ये इमेज बनती है वो ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, तो यही कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हैं इनमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। द embryo gets its nutrition from mother's blood with the help of special tissue। ठीक है, उस स्पेशल टिश्यू को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, अगला वाला दो और हैं, ये भी क्या है, गिव एनी अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस टिश्यू अपार्ट फ्रॉम वन मेंशनड अबव। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, तो देखो ये क्या करता है, रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करता है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्पेशल टिश्यू, तो इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक का स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहाँ अटैच्ड होता है, यूट्रस की वॉल से अटैच्ड होता है, यूट्रस वॉल से अटैच्ड होता है। ठीक है, इसमें दो माइन्यूट फिंगर लाइक होती हैं स्ट्रक्चर्स, जिन्हें कहते हैं विली। ठीक है, बाकी आप इसका डायग्राम देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है, इसमें ऑप्शंस गिवन है। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इफ कॉप्यूलेशन हैज़ टेकन प्लेस ड्यूरिंग मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, गिव रीज़न। ठीक है, तो इसका रीज़न है, देखो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इसको लिख देते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन
फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। ओनली इफ मैच्योर ovum ovum is released. In a normal menstrual cycle, ovulation occur during middle of sexual cycle. Thus, if copulation occur only during this period, then fertilization is possible. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। पहला क्वेश्चन है, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। क्यों यूज़ किए जाते हैं ज्वेलरी के लिए? क्योंकि इनमें होता है शाइनी सरफेस। ठीक है, क्या होता है? शाइनी सरफेस होता है। ठीक है, और नॉन रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन रिएक्टिव होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इस वजह से इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला है, सोडियम एंड पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड इन अंडर ऑयल। क्यों स्टोर किए जाते हैं? क्योंकि एयर और या फिर वाटर के कांटेक्ट में आने पे ये क्या करते हैं? ये वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगला है, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल यट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। क्यों? क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इस वजह से इनको यूटेंसिल्स मतलब बर्तनों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला है, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स और आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। कार्बोनेट और ऑक्साइड ओर्स को उनको ऑक्साइड में बनाया जाता है। क्यों? ठीक है, क्यों बनाते हैं कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड? ठीक है, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल बनाना आसान होता है, इस वजह से। ठीक है ना, तो कह रहा था कि कार्बोनेट और सल्फाइड ओर से को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है, लेमन और टैमरिंड जूस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग ऑफ टार्निश्ड कॉपर वेसल। क्यों? टार्निश्ड कॉपर वेसल का मतलब होता है जो कॉपर है थोड़ा सा गंदा रखा है, उसको लेमन या फिर टैमरिंड जूस से इजीली क्लियर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लेमन में होता है सिट्रिक एसिड और टैमरिंड में होता है टार्टरिक एसिड, और ये जब रिएक्ट करते हैं कॉपर के वेसल को जब क्लीनिंग में यूज़ किया जाता है, तो उनके ऊपर जो कॉपर की ऑक्साइड लेयर जो जमी होती है वो उसे डिज़ोल्व कर देता है। ठीक है, इस वजह से इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, एन ओर ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl गिव्स स्मेल लाइक दैट ऑफ रोटेन एग। रोटेन एग के जैसे स्मेल दे रहा है। व्हाट टाइप ऑफ ओर? ठीक है, किस टाइप का ओर होगा? तो ये होगा भाई सल्फाइड ओर। कौन सा ओर होगा? सल्फाइड ओर। ठीक है, इसको किस तरीके से कंसनट्रेट किया जा सकता है? तो उसको किया जा सकता है, कंसनट्रेशन का मतलब होता है इम्प्योरिटीज़ हटाना, तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से किया जा सकता है। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। हाउ कैन मेटल बी ऑब्टेन फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर? ठीक है, किस तरीके से मेटल को ऑब्टेन किया जा सकता है इस कंसनट्रेटेड ओर से? तो देखो, सल्फाइड ओर है, तो इसमें हम दो चीज़ें करेंगे। एक तो करेंगे रोस्टिंग। क्या करेंगे? रोस्टिंग।
दूसरा करेंगे हम इसका रिडक्शन करेंगे, रोस्टिंग करके हमें मिलेगा क्या, मेटल ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। और जो मेटल ऑक्साइड मिलेगा उसका हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन विथ कार्बन। किसके साथ रिडक्शन करेंगे, कार्बन के साथ रिडक्शन करेंगे तो हमें मेटल मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, नेम एंड स्टेट द रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it। ठीक है, कौन सा रूल यूज़ किया जाता है, तो रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, नेक्स्ट था ड्रॉ और लेबल डायग्राम। डायग्राम आप बनाइएगा, इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम बनाना है हम। ठीक है, किस चीज़ का डायग्राम बनाना है, इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम बनाना है। अगला है क्वेश्चन, नेम द 3 मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स को का 3 मेजर जो ब्लड वेसल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो होती हैं आर्टरीज, आर्टरीज, वेन्स, और एक होती हैं कैपलरीज। ठीक है, एक्सप्लेन करना है, आप एक्सप्लेन करिए, इनके डेफिनेशंस लिख लीजिए। नेक्स्ट है व्हाट इज न्यूट्रिशन, ब्रीफली एक्सप्लेन द 2 मेजर काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, 2 न्यूट्रिशंस को एक्सप्लेन करना है, वो भी ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, देखो न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, देखो न्यूट्रिशंस क्या होता है, देखो बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को ऑपरेट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक तो एनर्जी चाहिए। ठीक है, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें, न्यूट्रिशन से, मतलब जो भी हम फूड इनटेक करेंगे, जो भी फूड हम लेंगे उससे हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं। ठीक है, 2 काइंड्स के पूछे गए हैं न्यूट्रिशंस, तो 2 काइंड्स के कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ऑटोट्रॉपिक, ट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। ठीक है, तो इनको आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा, इनके डेफिनेशंस लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला है सेक्शन ई, और ये है केस स्टडी बेस्ड। ठीक है, तो देखते हैं केस स्टडी बेस्ड क्या है। द एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, बट प्लांट्स हैव नाइदर अ नर्वस सिस्टम नॉर द मसल्स, सो हाउ डू दे रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली। व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ अ छुई मुई, द सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट, they begin to fold up and droop. When a seed germinates, the root goes down, the stem comes up into the air. What happens firstly, the leaves of the sensitive plant moves very quickly in the response to touch. There is no growth involved in the movement. On the other hand, the directional movement of the seedling is caused by the growth. If it is prevented from growing, it will not show any movement. So the plant show 2 different types of movement, one development or on growth and other development one dependent on growth, other dependent of growth, independent of growth। ठीक है, कह रहे हैं, तो इन आप ये पढ़िएगा, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा पैरा पढ़िए, इसी पैरा में से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि प्लांट्स नाइदर हैव नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स, देन हाउ डज द केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। ठीक है, तो कह रहा है कि प्लांट्स में ना ही नर्वस सिस्टम होता है ना ही मसल्स होती हैं, तो प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है इसमें, क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन मीन्स अगर आप किसी
जैसे पेड़ को ही ले लेते हैं, अगर हम उसकी जड़ों में अगर पानी डालते हैं तो वो पूरा पानी कहाँ सर्कुलेट होता है, बाकी पूरी जगह चला जाता है ना। तो वो क्या है, वो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अगला पार्ट कह रहा है वाई मिमोसा पोडिका लीव्स ड्रॉप डाउन व्हेन वी टच, राइट राइट इट्स अदर नेम ऑल्सो, ठीक है। कह रहा है मिमोसा पोडिका जो था उसकी ड्रॉप लीव्स जो है वो डाउन क्यों हो जाती हैं, ठीक है। तो उसकी जो ड्रॉप्स होती हैं, लीव्स ड्रॉप हो जाती हैं, वो हो जाती हैं बिकॉज ऑफ, वो हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। मतलब जो अपर पार्ट है और जो लोअर पार्ट है उसमें प्रेशर डिफरेंस आता है जिसकी वजह से वो ड्रॉप हो जाती हैं। अच्छा, उसका अगला नाम पूछा गया है, तो अगला नाम क्या है? टच मी नॉट या फिर छुई मी। व्हाट इज टर्गर मूवमेंट? टर्गर मूवमेंट क्या होता है? इट इज द movement due to the difference in turgidity, ठीक है। टर्जिडिटी की वजह से जो टर्जिडिटी की वजह से जो मूवमेंट हो रहा होता है उसको कहते हैं टर्गर मूवमेंट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, इसका भी इसमें एक इंटरनल चॉइस गिवन है, ठीक है। अब इस इंटरनल चॉइस को एक्सप्लेन करना है। कह रहा है व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। देखो लिख लेते हैं इसको भी। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? द मूवमेंट विच आर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, in relation to the stimulus, ठीक है। स्टिमुलस, ठीक है, इज कॉल्ड टर्गर मूवमेंट। अच्छा, इसको आप एक्सप्लेन करिएगा एक एग्जाम्पल के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक ये पीएच स्केल गिवन है। इस पीएच स्केल में कुछ चीज़ें मार्क कर रखी हैं। जैसे पहला मार्क किया हुआ है गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, प्योर वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड कुछ गिवन होगा क्वेश्चन में। तो क्या रहा है, फ्रेश मिल्क हैज़ pH ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक pH विल चेंज एज इट टर्न टू कर्ड, ठीक है। तो pH कैसे चेंज होता होगा? तो देखो जब कर्ड में बनेगा तो उसका pH क्या हो जाएगा? pH फॉल होने लगेगा, कम होने लगेगा, ठीक है। तो इसका pH डिक्रीज हो जाता है। इस गैस्ट्रिक जूस इज़ अ वीक एसिड, गैस्ट्रिक जूस क्या है? वीक एसिड है। यस, क्या है? गैस्ट्रिक जूस क्या है? वीक एसिड। अच्छा एक मिनट, गैस्ट्रिक जूस इज़ अ वीक एसिड। अच्छा, इसका pH तो कम है तो ये वीक एसिड नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, क्योंकि pH देखिए कम होता जा रहा है, इस वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड। अगला क्या कह रहा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ अ एसिड और बेस, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एसिड है कि बेस है, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस होता है। फॉर वट पर्पज़ इट कैन बी यूज, इसको एसिडिटी की को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है, मतलब इसे एज एन एंटा एसिड यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ pH वैल्यू ऑफ सलाइवा आफ्टर द मील, ठीक है। तो मील के बाद जो pH वैल्यू होता है वो 5.8 होता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड। तो ये पूरा पैरा पढ़िए, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करते हैं इससे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट की जो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली चीज़, हीटिंग एलिमेंट
का जो रेजिस्टेंस होता है, एक मिनट, हीट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हीटिंग एलिमेंट। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि भाई अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो वो मेल्ट कर सकता है, और इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो रेजिस्टेंस। ठीक है, अगला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो जैसे हमने इसमें पढ़ा उसी की प्रॉपर्टीज़ उल्टी हो जाएंगी। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, अगला है व्हेन द करंट इज डबल्ड, व्हेन द करंट इज डबल्ड इन अ हीटिंग डिवाइस द टाइम इज हाफ्ड, व्हाट विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड। तो करंट होता है, हीट होता है आई स्क्वायर आर टी। तो अगर हम करंट को डबल कर दें, तो करंट को डबल कर देते हैं तो 2I स्क्वायर, और टाइम को अगर हम हाफ कर दें, ठीक है, तो H इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4I स्क्वायर आर टी बाई 2। ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा क्या हमें, हमें मिलेगा 2I स्क्वायर आर टी, मतलब जितना पहले हीट था उसका डबल मिलेगा हमें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। एक हमने सैम्पल पेपर कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में नए सैम्पल पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।